हमारे साथ मौजूद हैं एजाज आसी साहब, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वह कहेंगे एजाज साहब आपको। एजाज साहब, लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बड़े दावेदार हैं, वो कहते हैं कि वो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अमन चाहते हैं और वो अमन के सफ़ीर के तौर पर दुनिया में पहचाने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 6 तंजीमों को बंद कर दिया जाना, वो तंजीमें जो मुतासरा लोगों को वहाँ पर सिर्फ इमदाद फ्राहम कर रही हैं, उनके ऊपर दहशत गर्द होने का इल्ज़ाम लगाया जाना और फिर उनको बैन कर दिया जाना, उनके असासे मुंजमद कर दिया जाना, अमेरिका के अंदर जो मौजूद उनके असासे थे। क्या ये वतीरा, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? आखिर ट्रंप इंतज़ामिया या डोनाल्ड ट्रंप सब चाहते क्या हैं? और उनका ये बयानिया जो अब सामने आ रहा है, उन तंजीमों को इमदाद से रोक दिया जाना, क्या ये दुरुस्त है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें सिर्फ मैं समझता हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया अकेली इसमें मुलव्वस नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया में जंग बंदी हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया ऑर्डर वजूद में आया जिसको लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑर्डर था, जिसका मतलब ये था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके साथ-साथ आपको डेमोक्रेसी के जो असूल हैं उनको हम देखेंगे, ड्यू डिलिजेंस और आपको ड्यू कोर्स दिया जाएगा। किसी भी बंदे या ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने सैंक्शन करना है, तो ये बहुत साल इस जो असूल था, इसके ऊपर अमल पैरा दुनिया ना सिर्फ को करवाया गया, बल्कि वेस्ट ने हमें बताया कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी ऑर्डर है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे-जैसे यूएस का डिक्लाइन हमारे सामने मज़ीद वाज़ेह होता चला जा रहा है, तो उसी के साथ उसका जो लिबरल डेमोक्रेसी ऑर्डर था, वो भी उसके साथ डिक्लाइन में है। और ये उसी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिसके थ्रू ये एक्सपोज़ हो रहे हैं। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इसको देखें कि यूएस के अलावा दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम करते हैं। अगर बिल्कुल आप दुरुस्त। यूएस की भी बात करें तो एडम मीर, जिसको इन्होंने सैंक्शन किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम करती थी, ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ ये काम करती थी, यूएन के इन्होंने बहुत सारे इदारों के साथ काम किया है। इंटरपॉल जो है इसको यूएस ट्रेजरी ने तो फ्लैग कर दिया, लेकिन 2003 में भी जब इसको किया गया, यूके चैरिटी कमीशन ने इनको क्लीन चिट की। इन्होंने कहा जी हमने जितना भी इनको देखा है, दे हैव नॉट डन एनी रॉन्ग डूइंग सो फार। और बल्कि इन्होंने यूएस और यूरोपियन डोनर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ डियास्पोरास को मुस्लिम और मुस्लिम्स के अलावा दूसरे डियास्पोरास थे, उनके उनके लिए काम किया। तो एजाज साहब, आप देखिए, ये बिल्कुल सही पहले तो कह हमें रहे ये हैं। देखना। एजाज आसी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितनी तंजीमों पर भी, 6 तंजीमों पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो किसी न किसी सूरत हमास के अंदर जो मौजूद तंजीमें हैं उनको उनके साथ मिले हुए हैं या उनको दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके साथ, तो ये तो एक इल्ज़ामात हैं। क्या मकसद सिर्फ वहाँ पर जो भूख और प्यास से बच्चे बिलख रहे हैं, जो नस्ल कुशी हो रही है, उसको मज़ीद हवा देना है, इसराइल का साथ देना है? यकीनी तौर पर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते हैं कि वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करवाने के लिए के हक़ में हैं, और अगर इस मामले को वो सीरियसली लेना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के बयान या इस तरह की हरकत तो मौजू नहीं है। और अगर हम देखें, इसराइल में जो तैनात है अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने भी ये दावा किया है। वो कहते हैं कि अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जो हदफ है वो तर्क कर दिया है। इस तरह की गुफ्तगू अमरीकी एक सफ़ीर के हवाले से सामने आना यकीनी तौर पर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका के अहदाफ कुछ और हैं। जी, बिल्कुल। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना, वो इसराइल को नंबर 1 होगा। उसके बाद जो है वो अमेरिका को होगा। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके बाद अगर कोई तीसरी बड़ा डैमेज किसी को होगा तो वो मुस्लिम उम्मा, जिसको हम उम्मा के वर्ड से बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये 3 फ़लस्तीन का देखें, फ़लस्तीनी आज भी खड़े हैं और फ़लस्तीनी आज से नहीं खड़े हैं। वो सदियों से वहीं पर ही हैं, वहीं पर खड़े हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेज इसमें हो रहा है, वो यूएस की जो सॉफ्ट पावर है, इसमें माइक हकीबी का आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि मुझे तो ये नज़र ही नहीं आता कि ये फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत जो है वो कायम हो सकती है। तो देखें, जो आपकी सॉफ्ट पावर थी, जो आपके पास और सालसी का साथ ही साथ किरदार ये आप भी अदा कर रहे थे। इजाज़त कहा गया है कि पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर, किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर जगह दे दी जाए फ़लस्तीनियों को, वहाँ पर फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जा सकता है। यहाँ पर इसराइल की जगह पर ही क्यों? इसराइल जहाँ पर कायम है वहाँ पर ही क्यों? इस तरह के बयानात से समझ में आता है कि अमरीका या इसराइल का बयानिया तो एक ही है।
नहीं देखें, इसमें वो बातें जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन्होंने अभी ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ट्रंप ने दावे किए है कि हमने मिडल ईस्ट से ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा एड्स ली। तो ये उन्हीं ममालिक को, उन्हीं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप फलस्तीन को या फलस्तीनियों को अपने अंदर आने दें। तो देखें, हम्म। इससे रीजनल पोलराइजेशन होगी। मिडल ईस्ट के जो अपने लोग हैं वो फलस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी जरूर रखते हैं, वो उनकी माली इमदाद भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी फलस्तीनियों को अपने मुल्क के अंदर नहीं इस तरीके से जो है वो बल्क के अंदर आने देंगे। और इससे फिर आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी के हिसाब से भी एसिमेट्रिक इन्फोर्समेंट अगर आप जब करते हैं, तो इससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज को एक प्रेसिडेंट नजर आएगा कि आप बगैर किसी ड्यू डिलिजेंस के, बगैर किसी सीक्रेट इंटेलिजेंस, जितनी भी ये मैं ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की न्यूज परसों की पढ़ रहा था, बड़ी डिटेल मैंने उसकी पढ़ी है, तो सवाए इजरायली इंटेलिजेंस के उन्होंने किसी का कोई एविडेंस नहीं दी। तो इजरायलियों ने अगर इंटेलिजेंस आपको दिया तो पहले तो आप दुनिया को दिखाएं कि वो किधर है, फिर आप कहते हैं कि मिडिल ईस्ट इन सारे लोगों को अपने पास रख ले। दिस इज नॉट ऑन। ये मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो कभी भी एक ऐसी सूरत हाल जो कि परपेचुअल पीस को डिस्ट्रॉय करेगी, वो कभी भी नहीं मांगे, वो कभी भी नहीं चाहेगी। और इससे जो थर्ड पार्टी एंगेजमेंट है ना, देखिए उसमें बड़ा डैमेज होगा। और ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत सारे काम किए हैं, जिन्होंने इन्हीं और वेस्टर्न जो ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क्स है उसके अंदर रहते हुए ये काम किया है। तो अब आप देखें कि अगर ये इनकी बातें ये ठीक हैं और इन्होंने ये ठीक किया है, तो क्या हमास और हमास जैसी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो क्या उससे आपको नहीं लगता कि उनका जो नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी? वो कहेंगे कि देखें, ये जो वेस्टर्न इदारे और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, ये कभी भी फलस्तीन में अमन नहीं चाहती, बल्कि अभी इन्होंने GHF जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जो कि बड़ी रिसेंटली डेलावेयर में बनी है, उसके थ्रू इन्होंने एड अभी स्टार्ट की है कुछ दिन पहले। और उस पे भी जब वो लोग एड लेने गए हैं तो 11 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। तो वो लोग जो पहले ही गुर्बत और भूख से बेचारे मर रहे थे, जब वो एड लेने जाते हैं और उनके ऊपर आप ओपन फायर करते हैं, ये BBC, ये मैं या ये पाकिस्तानी न्यूज मीडिया नहीं कह रहा है, ये BBC और CNN जो है वो भी आपको बता रहा है कि एड वर्कर्स और एड के अलावा जो लोग एड लेने के ऊपर भी खुला फायर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले UN ने अपने 2024 में जो लोग मारे गए हैं एड वर्कर्स, वो लोग जिन्होंने एड देनी थी, तो वो 168 के करीब लोग थे जिनको उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। और आप देखें कि उसमें से 124 लोग वो हैं जिन्होंने गजा के दौरान साहब, आप और पूरी दुनिया इस वक्त आवाज़ उठा रही है और बर्मिला इस बात का इजहार कर रही है कि जो वहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, जो खून रेज़ी वहाँ पर हो रही है, जो नस्लकुशी हो रही है, उसको बर वक्त रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वहाँ पर जो एक अलमिया जन्म ले चुका है कि भूख और अफलास से बच्चे मर रहे हैं, जो बमबारी से या जो हलाकतें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा जिन बच्चों को खुराक वाफर नहीं पहुँच पा रही है, जो कई कई दिन से भूखे और जिनकी माएँ जो उनके हड्डियों के ढांचे लेकर बैठी हुई है, वो जब मंजर आम पर आते हैं इस तरह के मनाजर तो दिल दहल जाता है। क्या समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का अब किरदार क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप का किरदार या डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का, अमेरिका का किरदार खुलकर सामने आ जाने के बाद जिस तरह से वो इन तमाम NGOs पर, इन तमाम इदारों पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं जो कि वहाँ पर इमदाद फ्राहम करने में या वहाँ पर चीज़ों की रसाई मुमकिन बनाने में अपना किरदार अदा कर रही थी, आप क्या समझते हैं मुस्लिम उम्मा अब जागेगी? अब कौन किरदार अदा करेगा? देखिए, इसमें मुझे जो नजर आता है वो ये है कि तुर्की और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास बहुत सारी लेवरेज है। दे आर वेरी गुड एलाइज विद द US। और US एक में फंस गया है। US एक तरफ अपनी इजराइल की जो सपोर्ट है, जो कि नेवर एंडिंग सपोर्ट है, ये उसके लिए मेरे ख्याल में ना गले का एक ऐसा जो है ना वो एक ऐसी हड्डी बन चुका है कि ना वो उसे निकल सकता है ना वो बाहर निकाल सकता है। और ये जो उसने ओवरऑल, मैंने पहले अर्ज की कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ था, उसको बड़े सीरियस डेंट पड़े हैं। और वो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जो है वो उसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है USA को। तो वो बज़ाहिर एक पावर है, वो दुनिया उसको मानती है, लेकिन उसकी जो सॉफ्ट पावर है वो कम से कम होती जा रही है। और इसमें मेरे ख्याल में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो प्रीडोमिनेटली मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वो अपना रोल अदा करते हुए US को डिप्लोमेटिकली और नॉन डिप्लोमेटिकली दोनों तरफ से
दोनों तरफ से जो है वो इंगेज करेंगे और बिल्कुल सही। लामोहला यूएस को कुछ ना कुछ स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला ऐसे ना हल होगा, और मामला इस अगर ये तरह से ऐसे हल हल नहीं होना होगा, होता है और पहले। अगर इसी तरह से अमेरिका का यही किया तो यकीनी तौर पर इस जंग को मज़ीद हवा मिलेगी, और जो तमाम जमातें, तमाम किरदार ऐसे हैं जिनको जो आवाज़ उठा सकते हैं, उन तमाम मुस्लिम ममालिक को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उन तमाम तंजीमों को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि उन जो बच्चे वहाँ पर बिलक बिलक कर मर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ एजाज़ आसिफ साहब मौजूद है, माहिर आलमी अमूर।